आपका मेरे चैनल जिसका नाम है इंग्लिश क्लासेस विद सर जॉन। पिछले वीडियो में हमने सेंटेंस के बारे में बात करी थी और बात को खत्म करते हुए मैंने आपसे कहा था कि सेंटेंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा जो होता है वो है वर्ब। और आज एक और वीडियो ऑलरेडी मैं वर्ब पर बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं वर्ब के खास हिस्से पर बात करने वाला हूं और बाकी हिस्सों के बारे में हम सेपरेटली वीडियोस में बात करेंगे। तो एक रिव्यू के तौर पर सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब कि इस वाक्य की संरचना, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में मैक्सिमम, नॉट ऑलवेज, अधिकतर, हमेशा नहीं, आपको नाउन या प्रोनाउन, एडवर्ब या एडजेक्टिव मिलेंगे। नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव मिलेंगे। बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां पर हमें इंफिनिटिव्स या प्रीपोजिशंस एंड में मिले। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो उतने ज्यादा नहीं। आज हम बात कर रहे हैं वर्ब के बारे में। तो वर्ब, जैसे कि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि वर्ब के दो हिस्से होते हैं, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया से उसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। मुख्य क्रिया के फिर दो हिस्से हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जो पास ओवर करता है ऑब्जेक्ट पर। इंट्रांजिटिव जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ट्रांजिटिव फिर दो हिस्सों में बढ़ जाता है, फिनिट एंड नॉन फिनिट, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वो जो टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाए। नॉन फाइनाइट जो टेंस के मुताबिक ना बदले, जो सब्जेक्ट के मुताबिक ना बदले। फाइनाइट के अंदर दो हिस्से होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर जिसके लास्ट में डी और ईडी आता है, जैसे वॉक का वॉक फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म है वॉक्ड। तो ये वर्ब जो है वो रेगुलर वर्ब है। इरेगुलर में कई फॉर्म्स होती हैं, जिसमें एक अनचेंज रहता है, बाकी दो चेंज रहते हैं, जैसे बीट, बिट, बिटन, रिंग, रैंग, राम, जिसमें तीनों बदल जाते हैं, वो सारे इरेगुलर वर्ब्स हैं। नॉन फिनिट के तीन हिस्से हैं, जेरेंट, पार्टिसिपल, इंफिनिटिव। मैं नॉन फिनिट के ऊपर सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा और फाइनाइट का ये जो रेगुलर और इरेगुलर का है, इसका आपको काफी सारी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स का हम एक प्रेजेंटेशन आपके सामने वीडियो के माध्यम से लेके आने वाले हैं। बहुत जल्द आपको वो भी मिल जाएगा। सहायक क्रिया, इसके दो हिस्से हैं, प्राइमरी और मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी के अंदर तीन हिस्से आते हैं। ग्रामर के कुछ ग्रामर किताबें इसे टू बी, टू डू और टू हैव फॉर्म बोलती हैं। कई किताबें इसे बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म के नाम से कहती हैं। आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि ये चीजें कैसे सेंटेंस बनाने में हमारी मदद करती हैं। उसके बाद आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल्स। इसमें मेजरली 5 टाइप्स की बातें की जाती है। इसमें 2 या 3 और भी हैं, वो जब हम सेपरेटली मॉडल्स पर और नॉन फिनिट के बारे में बात करेंगे तो उस वीडियो में हम डिटेल्स में जाएंगे। सबसे पहले ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब जरूरी। वो मॉरल ड्यूटी भी हो सकती है। मॉरल ड्यूटी जैसे हमारे घर में बोला जाता है तुम्हें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, वो हमारी मॉरल ड्यूटी है, नैतिक जिम्मेदारी। एक ऑब्लिगेशन होता है कि अगर आप नहीं मानोगे तो आपको सजा मिलेगी, दैट इज लॉ। अगर आप चुराओगे, अगर आप चोरी करोगे तो आपको सजा मिलेगी। तो एक होता है डर से ऑब्लिगेट करना, एक होता है मॉरल ड्यूटी के साथ ऑब्लिगेट करना। दूसरा है परमिशन। यदि आप किसी चीज से किसी चीज के लिए परमिशन लेते हैं, जैसे स्टूडेंट क्लास में आने से पहले बोलता है मे आई कम इन, या आपके सामने कोई इंसान है जिसकी आप मदद करना चाहते हो, कैन आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, तो आप परमिशन ले रहे हैं। तीसरा है प्रोबेबिलिटी। किसी चीज की होने की संभावना हो, कम हो या ज्यादा हो, उसके लिए वर्ड आते हैं, जैसे इट मे रेन, आज बारिश हो सकती है, संभावना ज्यादा है। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है लेकिन चांसेस कम है। कंडीशन, किसी चीज की स्थिति कैसी है। एंड लास्ट है एबिलिटी, किसी चीज की क्षमता और योग्यता के बारे में। जैसे कि हमने पहले भी लास्ट सेंटेंस वाले वीडियो में हमने बात करी थी इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस से बात करने से पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ सकता है जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। तो एबिलिटी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है वो, आई कैन, आई विल, आई मे। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। तो कैन और विल आपकी एबिलिटी को दिखा सकते हैं।
यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। शी कैन डू इट, वो कर सकती है। वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। वी विल डू इट, हम करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, और ये टेंसेस में भी बहुत मदद करने वाले हैं आपको, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसलिए कि अगर आप इन्हें यहां पर समझ लेते हैं तो आपको टेंसेस को पढ़ते वक्त मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले एक एग्जाम्पल हिंदी में। ये 3 एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। पहला है राम घर जाता है। राम घर जाता है। वह एक गायक है। वह गायक है। उसके पास ही का, मैंने बीच के वर्ड्स मिस किए हैं क्योंकि इंग्लिश में वर्ब बीच में आती है। अब मुझे वर्ब देखनी है। जाता है, गोज। वह एक गायक है, इज। उसके पास एक कार है, हैज। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक्शन वर्ड आया है, मेन वर्ब, लेकिन यहां पर और यहां पर एक्शन वर्ड नहीं आया है, लेकिन उसका अपना एक मतलब है। वो एक स्टेट ऑफ माइंड को दिखाता है, स्टेटस को शो करता है, पोजीशन को शो करता है, इसलिए इनको भी वर्ब माना जाता है। लेकिन ये इज, आर और एम, वॉज और वर एक ग्रुप में आते हैं। हैज, हैव, हैड, या आप इन्हें छोटे रूप में लिख लीजिए। हैज, हैव, हैड एक ग्रुप में आते हैं। डू, डज, डिड एक ग्रुप में आते हैं। छोटे रूप में लिख लीजिए। इस ग्रुप को बोलते हैं बी फॉर्म, इस ग्रुप को बोलते हैं हैव फॉर्म, इस ग्रुप को बोलते हैं डू फॉर्म। अब इनका यूज कैसे किया जाता है? टेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कई बार आता है। वह घर जाता है, हम देख चुके हैं ही के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगता है। ही गोज होम, इसका नेगेटिव है ये, वह घर नहीं जाता है। तो जिसके अफर्मेटिव में एस और एस आ जाए उसके नेगेटिव में हम
डज का इस्तेमाल करते हैं। जिसके अफर्मेटिव में गोज एस और एस है, उसके नेगेटिव में डज नॉट। अब ये डज नॉट कहां से आया? हेल्पिंग वर्ब है ये, मेन वर्ब ये रही। अब पहला सेंटेंस था वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग टू होम। ऑलरेडी है तो इसके साथ नॉट लगा दीजिए। अब अगला एग्जाम्पल, एक बात का ध्यान रखने की जरूरत है, डू हेल्पिंग वर्ब भी है और डू मेन वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब तब जब वो इस रूप में यूज हो रही है। कई बार देखिए इस सेंटेंस में देखिए, आई डू माई वर्क, यहां पर ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब है। मैं काम करता हूं, करने की इंग्लिश भी डू होती है। इसका अगर मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो यस, मैं दोबारा से डू का इस्तेमाल करूंगा। आई डू नॉट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करता हूं। इसी तरीके से एक सेंटेंस है, उसके पास एक कार है, अभी हमने बनाया था, he has a car। अब हमें बनाना है उसके पास एक कार या कार नहीं है। he has, तो जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट लगाएंगे। क्योंकि यहां पर ये पोजेशन शो करते हुए मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, और ये रहा मेन वर्ब। डज नॉट के साथ कभी भी हैज नहीं लगेगा, चाहे आप डू नॉट यूज कीजिए या डज नॉट, इसके साथ कभी भी हैज नहीं लगता। जैसे उनके पास किताबें नहीं हैं, उनके पास मोबाइल नहीं है। दे प्लूरल हो गया, डू नॉट हैव मोबाइल्स। He does not have a car। अब थोड़ा सा एक्सरसाइज वर्जन ले लेते हैं इनका, कि कैसे कंफ्यूजन होता है इनका। इन चीजों की जरूरत, इन चीजों की कंफ्यूजन बच्चों की किताबों में अक्सर आ जाते हैं लिखे हुए, कंपटीशन एग्जाम्स में कई बार आ जाता है। तो ये आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा वहां पर, आपको ये वहां पर ये लिखा हुआ मिलेगा और आपको इसके मुताबिक देखना होगा।
पहले में ही डैश बी प्लेइंग फुटबॉल, ही है, बी के अंदर क्या कहता है, इज आर एम वॉज वर। तो आप यहाँ तो चाहे तो वॉज और चाहे तो इज लगा सकते हैं, क्योंकि वॉज भी सिंगुलर के साथ लगता है, इज भी सिंगुलर के साथ लगता है। दे बी, दे प्लूरल है, आर भी लग सकता है, वर भी लग सकता है। वी हैव, वी प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा हैव आएगा। नो मैटर यहां पर आपको हैड दिया हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शी डज नॉट और डू नॉट, शी सिंगुलर है इसलिए इसके साथ डज आएगा। अब यहां पर एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा। They have a bike. Now, इसका नेगेटिव, they don't have a bike. प्लीज ध्यान दें सिंगुलर और प्लूरल के साथ इनका इस्तेमाल कैसे होता है। अब एक चार्ट के रूप में सारी बातों को क्लियर कर देता हूं। आई, यू, वी, दे के साथ लगते हैं एम, आर, एम सिर्फ आई के साथ लगता है, वॉज आई के साथ लगता है, बाकी सबके साथ वर लगता है। ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी प्लूरल नाउन, इन प्लूरल के साथ हमेशा डू का इस्तेमाल होता है। डिड सबके साथ लगता है। अगर हम हैज और हैड में आ जाएं तो हैड सबके साथ लगता है और प्लूरल के साथ हैव लगता है। इसके अपोजिट सिंगुलर में सिर्फ हैज, हैड सबके साथ लगता है, डज, डिड सबके साथ लगता है, वॉज, वर इसके साथ नहीं लगता और इज। तो ध्यान दें कि कैसे इनका इस्तेमाल होता है। इसको बोलते हैं बी फॉर्म, डू फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म। अब यहां पर एक चीज मैं एडिशनली बताना चाहूंगा कि डू का इस्तेमाल एक और तरीके से इंग्लिश में होता है और उससे बोलते हैं एम्फेटिक। एम्फेटिक सेंटेंसेस में डू का इस्तेमाल। मैं घर जाता तो हूं, मैं विश्वास वह पढ़ता तो है, वे विश्वास करते तो हैं। अगर ऐसी बातें हैं जिनमें तो आ जाए तो उनका ट्रांसलेशन भी डू से होता है। कैसे? आई डू गो होम। हम पढ़ रहे हैं एम्फेटिक डू का इस्तेमाल और हम दूसरे वाक्य पर हैं। वह पढ़ता तो है, he does read और he does study। इसका दूसरा ट्रांसलेशन जो बन जाता है वो पढ़ाई करता है। यहाँ पर डज का मतलब करने से नहीं, ऑलरेडी स्टडी और रीड का ही मतलब हो जाता है करना। यहाँ डज का मतलब तो है से हो जाएगा। विश्वास करते हैं, दे बिलीव, विश्वास करते हैं, विश्वास करते तो हैं, दे डू बिलीव। अब जैसे यहाँ पर तुमने पत्र लिखा, he wrote a letter, तुमने दवाई खाई, you took a medicine, वे सच बोले, they spoke truth और they told the truth। उसने तुम्हें याद किया, he remembered you। अगर इसके आगे लग जाए तो सही, उसने तुमने पत्र लिखा तो सही,
तुमने दवा खाई तो सही, वे सच बोले तो सही, उसने तुम्हें याद किया तो सही। तो इस हालत में जब ये लास्ट में अगर हमारी हिंदी में तो सही आ जाए तो हम डिड लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर लेंगे और यहां पर रोड का हो जाएगा राइट। अगर हम टुक का इस्तेमाल करें तो ये हो जाएगा डिड टेक, और अगर हम हैव का इस्तेमाल करें, हैड को बदलें तो ये हो जाएगा हैव। हमेशा याद रखें डू डज डिड के साथ कभी भी हैज नहीं आता, हमेशा हैव आता है। अभी हम हैज और हैव के बारे में भी बात करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है वो है वे सच बोले तो सही। इसको जब आप बदलोगे तो जाएगा दे डिड। अगर आप टेल लेते हैं, टोल्ड लेते हैं तो टेल ट्रुथ, और अगर आप स्पोक वर्ड यूज करते हैं तो दे डिड स्पीक द ट्रुथ। He remembered you, उसने तुम्हें याद किया। He did remember you। अब आते हैं अगले हिस्से पर डू डिड के, और वो हिस्सा है जहां पर हम कहते हैं जैसे तुम दोबारा जरूर आना। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। तुम दोबारा आना, कम अगेन। अगर जरूर शब्द बीच में आ गया तो डू पहले आ जाएगा। ये गीत जरूर गाना, डू दिस सॉन्ग, और ये गीत दोबारा जरूर गाना, डू सिंग दिस सॉन्ग अगेन। तो जब किसी सेंटेंस में जरूर आ जाता है, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें हम शुरुआत करते हैं सिर्फ वर्ब से, तो वर्ब के पहले आपने डू का इस्तेमाल करना है। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पर, वो था हमारा सब्जेक्ट बदल के देखते हैं। उसके पास कार है। उनके पास कारखाने हैं। उनके पास किताबें हैं। किताबें थी, पास में ले जाता। उनके पास किताबें थी, उनके पास कारखाने हैं, उनके पास कार है। उसके पास कार है। He has a car, और he has एक नहीं है इसलिए उनके मीन्स दे हैव फैक्ट्रीज। उनके पास किताबें थी, दे हैड बुक्स। अब जरा इनका नेगेटिव बनाते हैं, नकारात्मक वाक्य। उसके पास कार नहीं है, उनके पास कारखाने नहीं है,
उनके पास किताबें नहीं थी। He does not have, मैं दोबारा कह रहा हूं, does not या do not के साथ कभी भी has नहीं आता। they है इसलिए प्लूरल है तो don't आ जाएगा। they do not have factories। किताबें नहीं थी, did not have। एक और बात याद रखें यहां पर, did के साथ हमेशा they did not have, तो do does did के साथ कभी भी अगर has और have का इस्तेमाल हो रहा हो तो कभी भी has नहीं आएगा। अब मैं सेंटेंस में थोड़ा सा बदलाव और कर देता हूं। अब हम लगा देते हैं जो उधर हमने लगाए थे, उसके पास चाबियां है तो सही, तो सही आगे लास्ट में। ही सिंगुलर है, डज सिंगुलर के लिए आ गया, हैव कीज। उनके पास किताबें थी तो सही, they did have books। तो इन चीजों का प्लीज ध्यान रखें कि अगर किसी के लास्ट में तो से ही आता है तो हम do, does, did का इस्तेमाल पास्ट में, सिंपल पास्ट में होता है। डू और डज का इस्तेमाल प्रेजेंट में होता है। और जब भी हम पास वाला वर्ड इस्तेमाल करते हैं, पास का इस्तेमाल करते हैं, इनके साथ कभी भी हैज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमेशा हैव का इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी वाक्य में जरूर या अवश्य का सेंस आ जाए तो उसकी दो ट्रांसलेशन हमारी इंग्लिश में आती है, यू मस्ट डू इट। लेकिन फर्क क्या है? यू मस्ट डू इट, तुम्हें इसे करना चाहिए, यहां पर सब्जेक्ट गिवन है। जब हम इंपेरेटिव की बात करते हैं, इसे जरूर गाना, इसे जरूर गाना, डू सिंग दिस सॉन्ग। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सब्जेक्ट नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस के दो फॉर्मेशन होते हैं, एक वो जिसमें सब्जेक्ट होता है, सेंस इंपेरेटिव का होता है, उसमें हम मैक्सिमम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर हम सब्जेक्ट को हाइड कर देते हैं, सब्जेक्ट नहीं लेते हैं, वहां पर हम वर्ब से शुरू करते हैं। सिंग दिस सॉन्ग, ये गीत गाओ, इस सब गीत को जरूर गाना, डू सिंग दिस सॉन्ग। तो याद रखिएगा, जहां पर जरूर और अवश्य का सेंस आए और इंपेरेटिव हो, उसकी शुरुआत में ही आपने डू लगा देना है। अगले वीडियोस में हम वर्ब के अगले दो हिस्सों के बारे में बात करेंगे, जैसा मैंने कहा था। और उसके तो इस तरीके से हम दिन ब दिन छोटे छोटे वीडियोस में आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।